हेलो डियर स्टूडेंट, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की 20 डेज सीरीज़ है। जैसा कि आपको पता है यूपीपीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम 14 जून को है। 14 जून को एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आज 24 मई हो चुकी है। ओके, तो आपके पास ओनली 21 डेज़ बाकी हैं। आपके पास ओनली 21 डेज़ बाकी है। सो प्लीज़ पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। इसीलिए ये 20 डेज सीरीज़ नर्सिंग एप्टीट्यूड की स्टार्ट की है। इससे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। ओके, अगर ये सीरीज़ आपको थोड़ी सी भी पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये आज का ये फर्स्ट डे है, ये डे फर्स्ट है। ओके, इस सीरीज़ का ये डे फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज़ नॉन एज, अस्पताल में प्राप्त संक्रमण को इस रूप में जाना जाता है। देखिए, हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे बीमारियां ठीक भी होती हैं और होती भी हैं। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बीमारियां वहाँ पे होंगी भी, है ना। तो जो हॉस्पिटल हम लोग जाते हैं तो हॉस्पिटल से जो हम लोगों को संक्रमण हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हुआ था कोविड-19। जो कोविड-19 है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है, कोविड-19। ओके, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि हम लोग खांसते हैं या कोई पर्सन खांसता है या छींकता है तो उसमें कुछ ड्रॉप निकलते हैं। ओके, बूंदक जिसे ड्रॉप बोलते हैं, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसको बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड सही होगा, नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन एक्वायर्ड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड नर्स केम फ्रॉम, नर्स शब्द कहाँ से आया है? न्यूट्रायर, न्यूट्रिक्स, न्यूटायर या फिर ऑल ऑफ एबव। देखिए, जो ये तीनों वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। ये तीनों वर्ड लैटिन से लिए गए हैं। ओके, और इनका मतलब है नर्स। तो इसका आंसर फोर्थ सही होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Nursing working in an ICU must be aware of the ratio of chest compression to ventilation in CPR procedure is। ICU में काम करने वाली नर्सिंग की CPR प्रक्रिया में छाती के संपीड़न से वेंटिलेशन के अनुपात का इंतज़ार करना चाहिए। देखो, इसमें ये बोला गया है जो नर्सेस हैं वो आईसीयू में काम करती हैं और एक जो पर्सन है उसको सीपीआर दे रही हैं, जो वेंटिलेटर पे लेटा है उसको सीपीआर दे रही हैं। तो उसका रेशियो पूछा गया है 30:2, 15:1, 12:2, 12:1। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 30:2। ओके, याद रखना। व्हाट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ओपन बाउंड, निम्न में से कौन सा खुला घाव का प्रकार नहीं है? इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा खुला घाव का प्रकार नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, लेसिरेशन, एब्रेशन, स्टेप बाउंड या फिर कंट्यूशन। जो लेसिरेशन है ये डीप बाउंड होता है, ये गहरी चोट लगने पे होता है। लेसिरेशन ये डीप बाउंड है। और जो एब्रेशन होता है ये घाव खुला होता है, ये घाव खुला होता है। जैसे कि कोई खांच सी बन जाती है, जब गहरी चोट सी लग जाए तो कुछ खांच सी बन जाती है एब्रेशन में। और जो स्टेप बाउंड है वो होता है जैसे कि गोली लगने पर कुछ गड्ढा टाइप का हो जाए, ये होता है स्टेप बाउंड। ओके, और जो कंट्यूशन है ये एक प्रकार का क्लोज बाउंड है। जो कंट्यूशन है ये क्लोज्ड बाउंड है। ओके, तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। इसमें पूछा गया था ओपन कौन सा नहीं है, तो ये ओपन नहीं है, ये क्लोज होता है कंट्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, बीपी किस उपकरण से मापा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियोवर्टर, वेंटिलेटर या फिर स्फेग्नोमैनोमीटर। देखिए, जो बीपी है वो मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से। जो नॉर्मल बीपी है एक पर्सन का वो होता है
120/80, 120/80, जो 120 है वो होता है सिस्टोलिक और जो 80 है वो डायस्टोलिक। ओके, इसको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्स रेट लेस दैन 60 BPM इज कॉल्ड। पल्स रेट 60 BPM से कम पल्स रेट दर कहलाती है, पल्स दर कहलाती है, 60 BPM से कम होती है। देखिए जो हार्ट रेट होती है वही पल्स रेट होती है। तो हार्ट रेट कितनी होती है? हार्ट रेट है वो होगी 72 पर मिनट, 72 पर मिनट। और जो नॉर्मल, अगर पूछा जाए आपसे नॉर्मल पल्स रेट कितनी है, तो वो आप बताएंगे 60 से 100 पर मिनट। ओके, 60 से 100 पर मिनट। तो आपसे पूछा गया है अगर पल्स रेट 60 से कम हो, 60 से कम हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, ब्रेडिकार्डिया। और अगर 100 से अगर यहीं पूछ लिया जाए, 100 BPM से पल्स रेट ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ओके, ट्रेकिकार्डिया। अगर 100 से ज़्यादा होगी तो ट्रेकिकार्डिया, और अगर 60 BPM से पल्स रेट कम है तो ब्रेडिकार्डिया। और अगर पल्स रेट ज़्यादा होगी तो हार्ट रेट भी ज़्यादा होगी और BP भी ज़्यादा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1720। 12, एक मिनट, ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था 12 मई 1720, 12 मई 1820, 12 मई 1620, 12 मई 1920। देखिए ये तो पता है, जो अभी नर्सेस डे मनाया गया था 12 मई को, सबको पता है, पर इसका एग्जैक्ट डेट क्या है? ये है 12 मई 1820 को इनका जन्म हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिकल एजेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग वाउंड इज। घाव की सफाई के लिए प्रयुक्त सामान्य एजेंट है। जनरली एजेंट पूछा गया है, जो हम लोग घाव साफ करते हैं वो एजेंट सेवलॉन, आयोडीन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑल। देखिए जो सेवलॉन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन परऑक्साइड, इन तीनों का प्रयोग करते हैं घाव की सफाई के लिए। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ओके, याद रखना। A general instrument used to remove foreign bodies from ear or nasal cavities is। कान या नाक गुहाओं से वस्तुओं को निकालने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। जैसे कि हमारे कान में कुछ बाहरी बॉडीज चली जाती है, फॉरेन बॉडीज़ कोई कान में चली गई या नाक में चला गया कुछ, तो उसको निकालने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? सीजर, कैंची का यूज़ करेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। गेज का यूज़ भी नहीं होता है और ट्यूनिक फॉर्क का यूज़ भी नहीं होता है। ये इसमें होता है क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। कान या नाक से फॉरेन बॉडीज़ को निकालने में क्रोकोडाइल फॉर्सेप्स का यूज होता है। ओके, फुल फॉर्म ऑफ PMSSY इज। PMSSY का आपको फुल फॉर्म बताना है। प्रधान मंत्रालय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधान मुख्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ये तो सेम ऑप्शन हो गया। यहाँ पे है शिक्षा, यहाँ पे होगा शिक्षा योजना। ओके, शिक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य शिक्षा योजना। चलिए बताइए PMSSY का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका ऑप्शन सेकंड सही है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY का फुल फॉर्म है। रेबीज इज काउज्ड बाय। रेबीज निम्न कारकों से होता है: स्नेक बाइट, सांप का दंश, डॉग बाइट, कुत्ते के काटने से, इंसेक्ट बाइट, कीड़े के काटने से, रेड बाइट, चूहे के काटने से। देखिए जो रेबीज़ होता है वो होता है डॉग बाइट, कुत्ते के काटने से। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। और जब रेबीज़ हो जाता है तो एक बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया।
जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया। इसमें क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिया का मतलब है फेयर, मतलब डर। इससे क्या है, इससे हमको पानी से डर लगता है। जब रेबीज़ हो जाता है जो कुत्ते के काटने से होता है, इसमें पानी से डर लगने लगता है। और जो रेड वाइट होता है, चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है, चूहे के काटने से प्लेग हो जाता है। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एब्रीवेशन ओडी मीन्स, संक्षिप्ताक्षर ओडी का अर्थ है। आपको ओडी का अर्थ बताना है। जैसे कि आप हॉस्पिटल में दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर जो दवाई का पर्चा लिखते हैं ना डॉक्टर, तो वहाँ पे कुछ दवाई का नाम लिख के यहाँ पे ओडी लिख देते हैं। तो आपका इसका मतलब बताना है क्या होता है, एट नाइट, बिफोर मील, ईच मॉर्निंग, या फिर वंस डेली। इसका आंसर सही होगा फोर्थ, वंस डेली। ओडी का मतलब होता है वंस डेली। ओके। द सिस्टम विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड, प्रणाली जो शरीर के अंगों को रक्षा और सहारा देता है कहलाती है। आपको बताना है कौन सा सिस्टम है जो प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट देता है बॉडी ऑर्गन को। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल प्रणाली, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका प्रणाली, इंटेगमेंट्री सिस्टम, कोलका प्रणाली, और इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली। देखिए, जो सिस्टम है जो हमको प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट देता है वो होता है स्केलेटल सिस्टम, कंकाल प्रणाली। क्योंकि अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हम लोग स्ट्रेट कैसे हो सकते हैं, है ना। आप खुद सोचिए। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, स्केलेटल सिस्टम। ऑन एप्लीकेशन ऑफ आइस बैग टू ए क्लाइंट विथ फीवर, हीट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू, बुखार से पीड़ित रोगी को बर्फ़ की थैली लगाने पर गर्मी का संचार होता है। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है जैसे कि किसी पर्सन को बुखार आ जाता है, ठीक है। किसी को बुखार आ जाता है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो डॉक्टर उसको यही बोलते हैं कि इसके या फिर माथे पे पट्टी रखो, मतलब कोई सूती कपड़ा से पानी में भिगो के रखते हैं ना, या फिर पूरे बॉडी पे वही कपड़ा पोंछा जाता है उससे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर हल्का होता है। जब टेम्परेचर हल्का होता है तभी डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट देते हैं। उससे पहले जब टेम्परेचर हाई होता है तो डॉक्टर भी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, पहले टेम्परेचर लो करना पड़ता है। ओके। तो जो टेम्परेचर हम लोग लो करते हैं, जो आइस पैक देते हैं क्लाइंट को, उसको बोलते क्या है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडक्शन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसको बोलते हैं कंडक्शन। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, कंडक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड, नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत में किस वर्ष कार्यान्वित की गई। आपको बताना है जो NHP नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, इसका उद्देश्य क्या है, आप ये बताइए। देखिए, इसका उद्देश्य है हेल्थ को प्रमोट करना, इसका उद्देश्य हेल्थ प्रमोशन है। ओके, हेल्थ को प्रमोट करना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का उद्देश्य हेल्थ को प्रमोट करना है। देखिए, अभी तक इंडिया में जो हेल्थ पॉलिसी आई हैं वो 3 आई हैं। ओके, फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी आई है 1983 में, 1983 में। सेकेंड पॉलिसी है 2002 में, और थर्ड पॉलिसी आई है 2017 में। ओके, ये फर्स्ट पॉलिसी है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो आपको बताना है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए। ऑप्शन के हिसाब से ना तो 1983 है ना तो 2017 है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, 2002 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई इंडिया में। ओके, और इसका जो उद्देश्य है वो है हेल्थ को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following nutrient help
फॉर टिश्यू रिपेयर। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। देखिए जो विटामिन है वो तो रोगों से विटामिन रोगों से सुरक्षा करता है। विटामिन रोगों से सुरक्षा करेगा, रोगों से सुरक्षा करता है विटामिन। ओके। और जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है इनसे हमको एनर्जी मिलती है, इनसे एनर्जी मिलती है। और जो प्रोटीन है ये टिश्यू रिपेयर करने का काम करता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, टिश्यू रिपेयर का काम करेगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड ओवरलैंड इन ए पेशेंट में काउज। एक रोगी में द्रव अधिकतर का कारण हो सकता है पल्मोनरी एडेमा, एंजियोएडेमा, सेरिब्रल एडेमा, पेरिफेरल एडेमा। एडेमा का मतलब क्या होता है? एडेमा का मतलब है इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन। एडेमा का मतलब है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब कि सूजन। तो आपको बताना है जो फ्लूइड है ओवरलैंड हो जाता है इन पेशेंट, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है पल्मोनरी एडेमा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पल्मोनरी एडेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के बाद लॉन्च्ड इन। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम NSS के का शुभ आरंभ किया गया था जुलाई 2007, अगस्त 2008, सितंबर 2009, सितंबर 2010। जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये स्टार्ट किया गया था सितंबर 2009 में। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, सितंबर 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन, ARSH इज रिलेटेड विद। ARSH संबंधित है एडोलसेंट हेल्थ, किशोर स्वास्थ्य, इन्फेंट केयर, शिशु की देखभाल। देखिए जो ARSH है इसका पूरा नाम एडोलसेंट, इसका पूरा नाम है एडोलसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ। ओके, ये इसका पूरा नाम है। तो ये किसके लिए किया गया था? ये किससे संबंधित है? किशोर स्वास्थ्य से। ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, किशोर स्वास्थ्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमेडिकल वेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेडिकल अपशिष्ट नहीं है? एनिमल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। देखिए ये तीनों तो बायोमेडिकल वेस्ट में आएंगे, और जो डोमेस्टिक वेस्ट है, घरेलू कचरा है, ये बायोमेडिकल वेस्ट में कहाँ आ जाएगा? इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, डोमेस्टिक जो वेस्ट है, घरेलू कचरा, ये बायोमेडिकल वेस्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनफुल मिक्सचुरेशन इस कॉल्ड। दर्दनाक मूत्र त्याग को कहा जाता है डायसूरिया, एन्यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, ओलिगूरिया। देखिए जो एन्यूरिया है ये क्या होता है? एन्यूरिया में यूरिन में यूरिया अब्सेंट होती है। एन्यूरिया में यूरिन में यूरिया अब्सेंट होगी, यूरिन में यूरिया अब्सेंट होती है। ओके, और जो पेनफुल मिक्सचुरेशन है इसको बोलते हैं डायसूरिया। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू इज नॉन एज। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता को वसा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है लिपोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस या फिर नॉन ऑफ दीज। लिपोजिनेसिस में फैट का सिंथेसिस होता है, लिपोजिनेसिस में फैट सिंथेसाइज्ड होता है। और जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है इसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, इसमें ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। ओके, और जो ग्लाइकोजिनेसिस है इसमें
ग्लाइकोजन का संश्लेषण होता है। ओके, तो इसमें क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता को वसा में बदलने की प्रक्रिया, इसको बोलते हैं लिपोजिनेसिस। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लिपोजिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया व्हेन डिड द सेकेंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट, भारत में कोविड-19 के दूसरे चरण का टीका शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सितंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021। देखिए, जो सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ था कोविड-19 वैक्सीनेशन का, वो हुआ था मार्च 2021 में, मार्च 2021 में। और जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था कोविड-19 का, जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था वो हुआ था जनवरी 2021 में। जनवरी 2021 में जो फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, ये जो वैक्सीन लगी थी वो फर्स्ट लाइन वर्कर को लगी थी। फर्स्ट लाइन वर्कर जैसे कि डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर नर्सेस को ये फर्स्ट फेज में वैक्सीन लगी गई थी। और जो सेकंड फेज में वैक्सीनेशन हुआ था, ये वैक्सीन लगी गई थी ओल्ड पर्सन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following online software was launched as software of RNTCP to monitor TV control program? टीवी नियंत्रित कार्यक्रम की निगरानी के लिए RNTCP के सॉफ्टवेयर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था? आपको बताना है जो टीवी को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम है, ये निगरानी रखता है कि जैसे कि किस एरिया में टीवी के जो पेशेंट हैं उनका स्कोर बढ़ा है या घटा है, ये ऐसी निगरानी रखता है। तो इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निक्षय। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, निक्षय। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द रेक्टल ट्यूब फॉर गिविंग एनेमा टू एडल्ट एज, वयस्क को एनेमा देने के लिए रेक्टल ट्यूब का उचित आकार है। जो एनेमा दिया जाता है वयस्क को, तो इसमें रेक्टल ट्यूब का आकार कितना होता है वो पूछा गया है। इसका ऑप्शन फोर्थ सही होगा, नंबर होता है इसमें 22 से 24। ओके, 22 से 24 नंबर होता है रेक्टल ट्यूब का। कैल्शियम डिफिशियंसी इन द बॉडी अकर्स इन द अब्सेंस ऑफ, शरीर में कैल्शियम की कमी किसके अभाव में होती है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, विटामिन डी। फोर्थ सही होगा, विटामिन डी। विटामिन डी से बीमारी होती है रिकेट्स, विटामिन डी से रिकेट्स बीमारी होती है जो बच्चों में होती है। ओके, और जो विटामिन ई की कमी से होता है वो होती है स्कर्वी। विटामिन ई की कमी से स्कर्वी होती है, विटामिन ई की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, और विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है। हाँ, स्टेराइल की प्रॉब्लम होती है। और विटामिन बी, बेरी विटामिन बी के और भी कॉम्प्लेक्स हैं। अब यहाँ पे जैसे कि फैट सॉल्यूबल विटामिन है, ये पूछा जाता है फैट सॉल्यूबल विटामिन एंड वाटर सॉल्यूबल विटामिन। जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो होते हैं बी और सी, बी सी, ये दोनों वाटर सॉल्यूबल विटामिन है। और जो फैट सॉल्यूबल विटामिन है वो है KEDA। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कीडा, इसको याद रखना, कीडा मतलब KEDA। ये फैट सॉल्यूबल विटामिन है। और जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है वो है V और C। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर अकर्स बिकॉज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ विच सब्सटेंस इन डाइट, घेंघा रोग आहार में किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? जो घेंघा रोग हो जाता है गोइटर, वो आहार में किस कमी के कारण होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन। इसका ऑप्शन फोर्थ सही होगा, आयोडीन। आयोडीन कमी से गोइटर रोग हो जाता है, गोइटर रोग होता है। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज, प्रतिदिन त्वचा से तरल पदार्थ की हानि की मात्रा है। जो स्किन से तरल पदार्थ मतलब जो पसीना निकलता है उसकी
मात्रा पूछी गई कितनी होती है, 300 ml, 700 ml, 800 ml, 350 ml। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, 350 ml। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट दैट हैज़ दी, एक मिनट, एन एजेंट दैट हैज़ द पावर टू किल बैक्टीरिया, एक एजेंट जो बैक्टीरिया को मारने की शक्ति रखता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक, बैक्टीरियोस्टेसिस, बैक्टीरियोस्टेट, बैक्टीरियोसाइड। देखिए साइड का मतलब ही होता है नाशी, मतलब मारने वाला, साइड इंसेक्टिसाइड ऐसा होता है ना, तो बैक्टीरियोसाइड है, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणुनाशी, जीवाणुनाशी, जीवाणुनाशी जो बैक्टीरिया को मारता है, जो जीवाणु को मारता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन स्टूल इज़ नॉन एज, मल में रक्त की उपस्थिति को इस प्रकार जाना जाता है। देखिए जब स्टूल में ब्लड आने लगता है, ब्लड की प्रेजेंस होती है, तो उसको मिलाना बोलते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। और इसमें जो स्टूल का कलर होता है वो ब्लैक हो जाता है, जो स्टूल का इसमें कलर होता है वो ब्लैक कलर हो जाता है। ओके, याद रखना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।